जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे 6 से लेकर के 10 तक, तब यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यह प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के। 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के 160 सिक्का उसके पास है। किसके पास? बिल्लू के पास। बिल्लो रानी कहो तो अभी जान दे दूं। हाँ, जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है, यानी 160 सिक्का है विभिन्न प्रकार के, यानी 3 प्रकार के, और इसका कुल मूल्य यानी कुल मिलाकर के 300 रुपया है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी हो तो उनके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं? चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। बोला है क्या कि 2 रुपए का सिक्का जो है ना, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी। तो यहां से हम लोग मानते हैं कि माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या मान लिए? x मान ली। इसके बाद देखिएगा कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी। ठीक है, तो 3 गुनी है, इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या अगर x है तो इसका 3 गुना होगा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 3x, क्योंकि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का 3 गुना 2 रुपए के सिक्कों की संख्या। यहां से ये चीज निकल गया। हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 160 सिक्के हैं, है ना। तो 160 सिक्के हैं, तो अब यहां से हम लोग देखते हैं कि अब बच गया कौन? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। अब यहां पे लिखे एवं 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बराबर 1 रुपए की सिक्कों की संख्या बराबर। अब यहां से हम लोग लिखेंगे कि देखिए 160 सिक्का है, टोटल जो है 160 सिक्का है। इसमें से हम 5 रुपया वाला और 2 रुपया वाला दोनों को जोड़ करके घटा देते हैं, तो जो बचेगा वह 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बचेगा। तो देखिएगा 3x और 1x, 4x अगर हम घटा देते हैं इसमें से, तो यह बच गया आपका 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ये हो गया आपका। अब बोला कि जिनका कुल मूल्य 300 रुपए है। अब यहां पे देखिए कि रुपया बराबर रुपया हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, ये भी हम लोग प्रश्न से ही लिख रहे थे। अब यहां पे देखिए मूल्य के बराबर मूल्य करने पर देखिए मूल्य के बराबर मूल्य करने पर, क्योंकि दोनों आपस में बराबर कब होगा? जब LHS साइड में यानी लेफ्ट साइड में मूल्य होगा यानी रुपया होगा, तो रुपया बराबर रुपया करेंगे। यानी बराबर हम कब कहते हैं? जब एक ही जात दोनों तरफ क्या होता है कि बराबर होता है। तो यहां पे देखिएगा कि इसका कुल मूल्य करेंगे, तो सोचिए कि 5 रुपए का 1 सिक्का है,
5 रुपया का कितना सिक्का है? एक से सिक्का है, तो एक से सिक्का 5 रुपया का है, तो कुल मूल्य कितना होगा? x गुने 5 होगा, x गुने 5 होगा। कैसे? तो समझ लीजिए आप। मानिए चलिए कि 4 सिक्का आपके पास 5 रुपए का है, तो आपसे पूछा जाए कि कुल मूल्य कितना है, यानी कुल कितना रुपया आपके पास। तो 4 सिक्का आपके पास 5 रुपए का है, तो इसे 5 से गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20 रुपया होगा। तो क्या किया, सिक्का की संख्या में जितना रुपया का सिक्का है उससे गुना किए हैं, तो कुल मूल्य निकला। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? x है। x में यदि हम 5 रुपया से गुना कर देंगे तो कुल मूल्य निकल जाएगा 5 रुपए का। इसका देखिएगा ये 2 रुपए का है, तो 3x है, तो 3x सिक्का है 2 रुपए का, इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 रुपए का कुल मूल्य यहां से निकल जाएगा। जबकि यहां पे देखिए 1 रुपए का, तो 160 माइनस 4x, अब इसमें हमको कितना से गुना करना है? 1 से गुना करना है। 1 से इसलिए गुना करना है क्योंकि देखिए 1 से गुना करेंगे तो ये 1 रुपया का कुल मूल्य हो जाएगा। अब यहां से आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि 5 रुपए के कुल मूल्य इतना, 2 रुपया का इतना, 1 रुपया का इतना, सबको जोड़ देंगे तो कुल मूल्य जो है इतना है। कुल जो रुपया है वह इतना है, जबकि है कितना? 300 रुपया है। कुल मिलाकर के 300 रुपया, दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से देखेंगे 5 एकम 5x प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 160 माइनस 4x बराबर 300। x वाला को इधर जोड़ करके घटाइए तो 6 5 11x माइनस 4x, और इसको उधर लेकर के घटाते हैं, अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ। तो यहां देखिएगा 300, इधर प्लस में 160 है, उधर जाएगा तो माइनस में 160 हो जाएगा। यहां से इस प्रकार आप लिख लीजिए या करके लीजिए, ठीक है। या 11x में से 4x घटेगा, 11x में से 4x घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 7x बराबर 0, 10 में से 6 घटेगा 4, 2 में से 1 घटेगा 1, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 20, यानी x का वैल्यू आ गया 20। x बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। अब हम लोगों से पूछा है कि उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के मतलब क्या कि 5 रुपया के सिक्का, इसका 2 रुपया का सिक्का और 160 कितना 1 रुपए का सिक्का, अलग अलग कितने हैं। तो देखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए का सिक्का जो है कितना है? 20 है। 5 रुपए का सिक्का 20 सिक्का है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि 3 गुने 20, x का मान क्या है? 20 है, तो 20 दिया 60, 60 सिक्का हो गया 2 रुपए का। 1 रुपए का निकालना है तो यहां से क्या करेंगे कि 160 में से घटा देंगे कितना? ये दोनों को जोड़ करके, तो 5 रुपए का सिक्का, या फिर यहां पे गुना कर लीजिए, 4 गुने 20, तो 20 चौके 80 हो जाएगा। 160 माइनस 80, यानी 160 में से 80 घटाएगा तो 80 सिक्के, तो 20 सिक्का हो गया। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं साइड में इधर, या फिर यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 रुपए का 20 सिक्का हो गया, 2 रुपए का 60 सिक्का और 1 रुपए का 80 सिक्का हो गया। यही आपका आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। इसे बोला है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसके पास कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला होगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहला इसको लिखते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा। 3 संतान है तो पहला संतान को
अनुपात में 1 मिलता है, जबकि दूसरा को 2 मिलता है, तीसरा को 3 मिलता है। तो अनुपातिक मान जो होता है वह आंशिक रूप से होता है, यानी क्लियर मान नहीं होता है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं माना कि पहला संतान का हिस्सा, पहला संतान का हिस्सा। अब इसे क्या करेंगे कि कोई अचर राशि चर राशि मान लेते हैं, ठीक है। तो इसे चर राशि मानेंगे, चर राशि से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। तो पहला संतान का हिस्सा जो हो गया वह कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। दूसरे संतान का हिस्सा बराबर 2x रुपया हो गया, तथा तीसरे संतान का हिस्सा बराबर 3x रुपया, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि 1 लाख रुपए वह अपने लिए रखता है यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए है, तो प्रत्येक संतान का हिस्सा कितना होगा। तो यहां पे देखिएगा कि प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से कुल बांटा गया मूल्य या रुपया, कुल बांटे गए रुपए, कुल बांटे गए रुपए, बांटा गया कितना, 1 लाख तो अपने लिए रखता है, तो 2.5 लाख में से हम लोग क्या करते हैं कि 1 लाख घटा देते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2.5 लाख में से 1 लाख घटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपया ही क्या किया गया, बांटा गया। डेढ़ लाख रुपया बांटा गया। तो कैसे बांटा गया, तो पहले संतान को 1 रुपया मिला, दूसरे को 2x और तीसरे को 3x मिला। तो कुल कितना मिला हिस्सा इधर, तो कुल मिला हिस्सा x प्लस 2x प्लस 3x, लेकिन मिला कितना, 1.5 लाख। दोनों बात यहां से बराबर होगी। तो 3 और 2 5 आए 6x बराबर 1.5 लाख। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी 25,000। x का वैल्यू आ गया 25,000। x का वैल्यू क्या आ गया, 25,000 आ गया। अब यहां पे देखिए कि तीनों संतान का हिस्सा पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 25,000 है, तो पहला संतान का हिस्सा कितना हो गया, 25,000। दूसरे संतान का कितना हो जाएगा, 2 गुने 25,000 यानी 50,000 रुपए। और तीसरे संतान का कितना हो जाएगा, 3 गुने 25,000, क्योंकि x के जगह 25,000 रखेंगे, तो 25 दिया 75,000। तो यहां से इसका आंसर आ गया कि पहला संतान का हिस्सा कितना, 25,000, दूसरे संतान को मिला 50,000 और तीसरे संतान को 75,000। यह इसका आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सोचिए कि 11 के लगातार 3 गुणज, तो आप सोचिएगा कि 11 का गुणज, गुणज किसको कहेंगे, जो 11 के मल्टीपल में होगा, यानी 11 से कटने वाली संख्या होगा, है ना, यानी उसके मल्टीपल में 11 होना चाहिए। तो 3 लगातार गुणज है, वो भी किसका, 11 का। तो माना कि पहला गुणज, माना कि पहला गुणज बराबर x प्लस 11,
पहला गुणज कितना, x प्लस 11, दूसरा गुणज बराबर x प्लस 22, क्योंकि गुणज में क्या होगा कि 11 का डिफरेंट होगा। अगर अंतर देखा जाए तो 11 का अंतर होगा लगातार, है ना। जैसे आप समझ सकते हैं, ऐसे पहला 11 हो गया तो दूसरा 22, 33, यानी 11 का पहाड़ा। 11 के गुणज मतलब क्या है कि 11 का पहाड़ा। लेकिन सोच के देखिए कि जरूरी नहीं है कि 11 से ही शुरू हुआ होगा, हो सकता है 33 से शुरू हुआ होगा, 33, 44, 55, है ना। तो 3 गुणज कहीं से भी हो सकता है 11 का। तो इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पे x के साथ 11 को जोड़ दिए हैं। इसका बाद फिर दूसरा गुणज के लिए x प्लस 22, यानी 11 और ऐड करके उसमें। अब यहाँ पे तीसरा गुणज लिखते हैं, तथा तीसरा गुणज बराबर हो जाएगा x प्लस 33, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि 3 लगातार 11 के गुणजों का योग जो है 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। प्रश्न से तीनों का योग, तो योग कीजिए x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 प्लस x प्लस 33, तीनों को जोड़ दी। तो तीनों को जोड़ने के बाद इतना प्राप्त हुआ, लेकिन प्राप्त कितना होता है, 231 प्राप्त होता है। दोनों बात यहां से बराबर होगी। अब यहां से x को जोड़ेंगे, x 3x हो जाएगा, 3 को x है, प्लस में इसको जोड़ेंगे, 3 आ 2 5 आ 1 6, 3 2 5 आ 1 6, 66 बराबर 231। 231 में से 66 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में 66 है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 3x बराबर हो जाएगा 231 माइनस 66, या 3x बराबर हो जाएगा 11 में से 6 घटाएंगे 5, इधर बच जाएगा आपका 2, तो 12 में से 6 घटेगा 6 1, 165 बच गए। 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15, इसलिए x बराबर आ गया कितना, 55 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 55। हम लोगों से पूछा है कि तीनों गुणज ज्ञात करने के लिए, तो देखिए x का वैल्यू 55 है, तो यहां से निकालेंगे, x के जगह 55 रखेंगे अब प्लस 11, तो 55 11 कितना हो जाएगा, 66। पहला गुणज 66 हो गया, दूसरा गुणज तो 55 प्लस 22 77, और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा, 55 प्लस 33 88, यानी पहला गुणज 66, दूसरा गुणज 77 और तीसरा गुणज 88 आ जाएगा, और यही क्रमागत रूप से है। और तीनों को जोड़िएगा तो 231 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया, लिख लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि संकुल संसाधन केंद्र माध्यमिक विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जीत हासिल किया एग्जाम में या फिर किसी भी चीज का प्रतियोगिता हो, दौड़ प्रतियोगिता हो या फिर एग्जाम का प्रतियोगिता हो, तो उसे क्या होगा कि विजेता किसको कहेंगे, जो जीत गया यानी अच्छा मार्क्स लाया है, तो उसको प्रत्येक को मिलता है 2 कलम, जबकि विजेता जो नहीं है यानी जो हार गया है उसको भी दिया जाता है 1-1 कलम, यानी प्रत्येक छात्र को दिया जाता है 1 कलम। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हो तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। विजेताओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब यह अज्ञात राशि, और अज्ञात राशि को ही हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई कुछ भी मान लेते हैं, है ना। तो यहां पे पूछ रहा हम लोगों से कि विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि विजेताओं
विजेताओं की संख्या बराबर x। विजेताओं की संख्या x है। अब देखें कि अन्य छात्रों की संख्या, तो अन्य छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के 100 छात्र हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि अन्य तथा अन्य छात्रों की संख्या, यानी विजेताओं को छोड़कर, ठीक है। तो अन्य छात्रों की संख्या हो जाएगा, अब सोच के देखिए कि कुल मिलाकर के जो विजेता है और जो विजेता नहीं है वो कुल मिलाकर के 100 छात्र हैं। तो 100 में से हम विजेता वाला को घटा देते हैं, तो यहां जो बच जाएगा वह विजेता को छोड़ करके बचेगा। यानी 100 छात्र में से एक छात्र को हम घटा देते हैं, तो यह जो बच गया वह विजेता को छोड़ करके अन्य छात्रों की संख्या निकल करके है। अब यहां पे कह रहा है कि यदि 100 छात्रों के बीच 120 कॉलम बांटे जाते हैं, है ना, तो 120 कॉलम बांटे जाते हैं, तो सोच के देखिए कि विजेताओं को मिलता है कितना, प्रत्येक छात्र को 2 कॉलम मिलता है। तो मान के चलिए कि अगर 10 छात्र रहता और आपसे पूछा जाए कि 10 छात्र को जो विजेता है उसको कितना कॉलम मिलेगा, यानी 10 छात्रों में कुल कितना कॉलम बांटा जाएगा, तो आपका जवाब होता कि एक विजेता को 2 कॉलम दिया जाता है, तो 10 विजेता को कितना, 10 दूनी 20 कॉलम। ऐसे समझ में। तो उसी प्रकार यहां पे देखिए कि विजेताओं की संख्या क्या है, विजेता छात्रों की संख्या क्या है, x है ना। तो यहां से हम लोग लिखते हैं प्रश्न से विजेताओं की संख्या क्या है, x है। तो देखिए x हो गया और x छात्र है और प्रत्येक छात्र को 2 कॉलम दिया जाता है, तो कुल कितना कॉलम, तो x गुने 2। इसका देखिए कि अन्य छात्रों को, तो अन्य छात्र कितना है, 100 माइनस x है, और अन्य छात्रों को दिया जाता है प्रत्येक छात्र को 1 कॉलम, तो इतना में हम 1 से गुना करेंगे तो ये अन्य छात्रों को दिया गया कुल कॉलम हो गया। ये हो गया आपका अन्य छात्रों के दिया हुआ कुल कॉलम, जबकि ये हो गया विजेताओं को दिया हुआ कुल कॉलम। ये दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो जितना कॉलम बांटा गया है सभी छात्रों में वो निकल करके आ गया, जबकि हम लोग को दिया हुआ है कि कितना बांटा गया है, 120 बांटा गया है। तो बांटा गया है इतना, लेकिन बांटा गया है 120, दोनों बात यहां से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 माइनस x बराबर हो जाएगा 120। x वाला को इधर घटाते हैं, 2x माइनस x बराबर 100 इधर प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, यानी 120 माइनस 100। 2x में से 1x घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 120 में से 100 घटेगा तो कितना, 20। यहां से या कर दीजिए या फिर इसलिए x का वैल्यू क्या आ गया, 20 आ गया, है ना। जब x का वैल्यू 20 आ गया तो इसी का वैल्यू तो हम लोग उससे पूछ रहा था, इसी का वैल्यू पूछ रहा था। क्यों, क्योंकि पूछ रहा था क्या विजेताओं की संख्या क्या है, और विजेताओं की संख्या हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो विजेताओं की संख्या कितना हो गया, 20, यही आपका आंसर हो जाए। और पूछता क्या कि विजेता को छोड़ करके अन्य छात्रों की संख्या क्या होगा, तो इसमें से यानी 100 छात्र में से 20 छात्र को घटा देंगे तो 80 छात्र हो जाता है ना। तो आपका आंसर हो गया कि विजेताओं की संख्या कितना, तो 20, यही इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर, जो कि इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसे बोला है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब यहाँ पे देखिए कि रवि के पिता की आयु, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रवि की आयु मान लेते हैं। माना कि रवि का वर्तमान उम्र या आयु, ठीक है, दोनों बात बराबर है, उम्र बराबर x वर्ष, या फिर आयु लिख लीजिए, इसमें आयु दिया हुआ है तो उम्र है, चलिए उम्र ही है,
तो माना कि रवि का वर्तमान उम्र x वर्ष है और बोला इसमें कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देखिएगा कि रवि के पिता का उम्र तथा रवि के पिता का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा। तो यहां पे दिया हुआ है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो देखिए रवि का जितना है ना इसका 3 गुना, तो x वर्ष का रवि है तो इसके पिता कितना 3x, क्योंकि 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है तो अधिक बोला है तो जोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 गुना हो गया, x में 3 से गुना किए तो 3 गुना हो गया और 3 गुना से भी क्या है 5 वर्ष अधिक है, अधिक बोलेगा तो जोड़ देंगे, यानी 3x + 5 वर्ष रवि के पिता का वर्तमान उम्र निकल गया। अब यहां पे बोला है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, यानी दोनों के उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिए कि 5 वर्ष बाद की उम्र, यहां पे लिखते हैं कि 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र। तो देखिएगा कि रवि अभी वर्तमान में x वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा यानी x + 5 वर्ष के हो जाएगा। जब रवि 5 वर्ष बाद कितना वर्ष का हो गया, x + 5 वर्ष का हो गया तो उसके पिताजी भी क्या होंगे, उनमें भी 5 वर्ष जुड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कि आप अभी 10 वर्ष के हैं, ठीक है, आप अभी 10 वर्ष के हैं और आपके पिताजी 30 वर्ष का है। अभी आप 10 वर्ष के, आपके पिताजी 30 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होइएगा, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो आप 15 वर्ष के हो जाइएगा। और क्या आपके पिताजी 30 वर्ष के रहेंगे, नहीं, इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा ना, यानी आपके पिताजी 5 वर्ष बाद 35 वर्ष के हो जाएंगे, क्योंकि समय जो होता है सबके लिए चलता है ना। तो 5 वर्ष बाद रवि का उम्र जब x + 5 हो गया तो 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र कितना हो जाएगा। अभी वर्तमान में कितना वर्ष के है रवि के पिता, तो 3x + 5 और 5 और जुड़ जाएगा, है ना, तो इतना वर्ष के हो जाएंगे। अब यहां पे दिया हुआ था कि 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग, यानी उम्रों का योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। 5 वर्ष बाद ये दोनों के उम्रों का योग, तो x + 5 प्लस ये दोनों के उम्र का योग मतलब जोड़, तो दोनों का उम्र जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 5 प्लस में 3x + 5 कितना 10, 5 5 10 हो जाएगा। तो इतना वर्ष है, जबकि है कितना 47 वर्ष, दोनों बात बराबर। 5 वर्ष बाद रवि का उम्र और उसके पिता का उम्र, ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है 47 वर्ष होता है। तो होता इतना है लेकिन है 47 वर्ष, दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो 3x और 1x, 4x + 10 5 15 बराबर 47 4x बराबर, ये 15 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 47 - 15 या 4x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटेगा 2, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 32 हो गया। या x बराबर हो जाएगा 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 32/4, 4 8 32, इसलिए x बराबर कितना हो गया 8। x का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, दोनों का वर्तमान उम्र पूछा है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8,
जबकि एक्स हम लोग किसके लिए माने, रवि के लिए। तो रवि का वर्तमान उम्र कितना हो गया, 8 वर्ष। रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष हो गया, जबकि उसके पिताजी का उम्र कितना हो जाएगा, तो 3 गुने एक्स के जगह 8 रखेंगे और प्लस 5। सबसे पहले गुना का काम, 8 3 24 और प्लस 5, यानी 24 5 29 वर्ष। रवि वर्तमान में 8 वर्ष के है और उसके पिताजी वर्तमान में 29 वर्ष के हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।